गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है क्रॉसिंग, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है जी, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, कितने टाइप की हम क्रॉसिंग करते हैं। तो ये सब डिस्कशन हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था चेक की डेफिनेशन के अंदर कि एज पर सेक्शन 6 एक चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है जो एक स्पेसिफिक बैंकर ड्रॉ करता है, पेबल ऑन डिमांड रहता है एंड इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। अ चेक इज अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब कह रहा है कि एक चेक जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चेक की डेफिनेशन कवर करी थी कि चेक हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसकी कुछ सिमिलैरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज से मैच करती है, ठीक है। और आपका यहां पर आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे ट्रंकेटेड चेक क्या होता है और चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसा होता है। पर उससे पहले हम देखेंगे कि किसने टाइप्स के चेक होते हैं। एक को बियरर चेक कौन सा होता है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका था। बियरर चेक का मतलब, चेक की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, वो आपको पता है चेक की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले बात करेंगे बियरर चेक की। बियरर चेक में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बियरर का मतलब होता है जिसके पास ये चेक होगा वो इस चेक से कैश निकाल सकता है। बियरर का मतलब क्या है, जिसके पास ये चेक है वो इसका मालिक होगा और बैंक इसको कैश दे देगा। बियरर चेक, बियरर चेक ज्यादातर इस्तेमाल होता है सेल्फ में, ठीक है जी। और बियरर वर्ड होता है चेक के में, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ये वर्ड बियरर है। मान लो अंकित शर्मा को चेक जाना है 37,000 रुपीज का। अंकित शर्मा जाकर, खुद अंकित शर्मा जाकर ये चेक कैश निकाल सकता है और अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। तो अंकित शर्मा खुद जाकर ये कैश भी निकाल सकता है और अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है जी। जैसे ही, तो ये ऑर्डर चेक का मतलब क्या, ऑर्डर में फर्क क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ पर ये ऑर्डर चेक है। तो ऑर्डर चेक का फर्क में है, ऑर्डर में क्या होता है, जिसका नाम उस चेक में अंदर होता है उसी को पैसा मिलेगा। अब वो चाहे तो वो पैसा कैश में ले सकता है या क्रेडिट में ले सकता है। जबकि बियरर चेक के अंदर क्या होता है, जिसका नाम है उसको भी मिल सकता है या कोई और पर्सन भी जाएगा उसको भी हम दे देंगे। जो उस चेक के पास, जो उस चेक का जिसका पोजीशन, जिसके पास उस चेक का पोजीशन होगा उसको वो चेक का पैसा मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी यही है। मान लो ऊपर अंकित शर्मा का नाम का कोई और पर्सन जा रहा है तो उसको चेक मिल जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, कैश में मिल जाएगा। तो ऑर्डर चेक का मतलब है हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर देने का मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसका नाम चेक में हो पैसा उसी को दिया जाए और आईडी चेक करी जाए जब पैसा देना है। बियर का मतलब होता है जिसके पास ये चेक होगा आप उसको पैसा दे देना, चाहे वो कोई और है चाहे कोई भी पर्सन हो। बियर चेक थोड़ा रिस्की होता है, ऑर्डर चेक थोड़ा उसको सेव कर देता है। सेव कैसे करता है, सिर्फ जिसका नाम उस चेक में लिखा होगा उसी को पैसा देंगे। बट ऑर्डर चेक और बियर चेक दोनों ही एक तरीके से अनसेफ है, क्योंकि इससे पैसा कैश निकाला सकते हैं। चेक कैश काउंटर में, बैंक के कैश काउंटर में जाओगे, चेक दोगे और सीधा कैश निकाल लोगे। और कैश निकालकर हम इंसान को नहीं पकड़ सकते। अगर वो फ्रॉड वाला इंसान हो, किसी को पा गया वो चेक, मतलब किसी को मिल गया, वो कहीं पड़ा हुआ मिल गया चेक और वो बैंक से कैश निकाल रहा है, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉसिंग का। तो क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, अच्छा हाँ, ये चेक नंबर आगे वाला होता है दोस्त, शायद मैंने आपको ये वाला बीच वाला बता देता, देख लेना है ना, चेक नंबर आगे वाला है। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन आप कहीं पर भी दे सकते हैं, चाहे इधर दे सकते हैं दो पैरेलल लाइन, चाहे आप बीच में दे सकते हैं, चाहे आप इधर दे सकते हैं दो पैरेलल लाइन, चाहे आप इस कोने पे दे दो, चाहे इस कोने पे दे दो। ये डिफाइन नहीं करा कि पैरेलल लाइन कहां देनी है, बट क्योंकि लोग पैरेलल लाइन जो देते हुए आ रहे हैं और हम भी आगे जब चेक बनाते हैं तो हम भी पैरेलल लाइन यही देते हैं। मैं खुद जब चेक बनाता हूं या चेक मुझे कहीं मिलता है तो लोग जब पैरेलल लाइन देते हैं तो इस कोने में देते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में। ये टॉप हमारा राइट कॉर्नर पे होता है। अच्छा, इस पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन देने का मतलब क्या है, जब दो पैरेलल लाइन किसी चेक में पड़ती है उसको क्रॉस चेक कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि अंकित शर्मा बैंक के पास जाएगा
कैश नहीं निकाल सकता, अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कैश के लिए रिस्ट्रिक्शन कर देता है ये। जैसे ही आप दो पहले लाइन जाएगी तो पहले लाइन से क्या होगा कि अंकित शर्मा जाएगा कैश। मान लो आपके पास ये चेक है, आप अंकित शर्मा हो और चेक में दो पैरल लाइन ली हुई है, इसका मतलब आप बैंक में जाओगे तो आप कैश नहीं निकाल सकते। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, वो चेक से पैसा भी निकाल सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे ही दो पैरेलल लाइन पड़ती है इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। तो उसमें क्या होता है, हम अकाउंट ट्रांसफर ही करेंगे, पैसा कैश नहीं निकाल पाओगे। पर मान लीजिए अगर आपका चेक मुझे मिल गया और मैं भी अंकित शर्मा ही हूं, हो सकता है एक से ज्यादा नाम वाले अंकित शर्मा हो, तो मैं भी ये पैसा निकाल सकता हूं। तो ये अब भी अनसेफ है, ये चेक अब भी अनसेफ है, पर दूसरों से सेफ है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पैसे निकालूंगा तो मुझे अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, मैं कैश नहीं निकाल सकता, तो मुझे पकड़ा जा सकता है। ये देखा जा सकता है बैंक द्वारा कि ये अकाउंट में पैसा किसने निकाला और कौन से अकाउंट में गया है। मान लो मैंने किसी अकाउंट में ट्रांसफर कराया पैसा, मैं भी अंकित शर्मा, आपका चेक आपका था, मेरे को मिल गया, मैं अंकित शर्मा था, मैंने बैंक को आईडी दिखाई अंकित शर्मा नाम की, और बैंक ने मुझे क्या देख लेगा और कितने अंकित शर्मा होंगे, बैंक क्या ही पूछ लेगा मेरे से, अंकित शर्मा हो आप? मैं कहा हूं, नहीं हूं क्या? मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा अपना, ये ले अंकित शर्मा का आधार कार्ड, ठीक है जी, आप चेक कर ले, आधार कार्ड में अंकित शर्मा लिखा हुआ है, तो दे देगा मुझे वो। पर कैश नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने कैश के लिए दो पैरेलल लाइन खींच दी, ये रिस्ट्रिक्शन कर देता है कैश को। तो क्रॉस चेक का मतलब समझ में आया कि जैसे आप क्रॉस चेक लगाते हो, चेक में क्रॉसिंग करते हो, तो जैसे हम क्या कहते हैं, ये कैश के रिस्ट्रिक्शन होगा। अब जब भी पैसा जाएगा ये 37,000 ये अकाउंट में ही जाएगा। ये होता है क्रॉस। पर अनसेफ है। अनसेफ क्या है? कोई भी अंकित शर्मा इस पैसे को ले आ सकता है। अभी क्लियरिंग साइकिल क्या होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। चेक कैसे क्लियर होता है, प्रोसेस क्या है चेक क्लियर होने का, चेक प्रोसेस क्या है क्लियर होने का, है ना, इसके लिए डिस्कस करते हैं अभी। उससे पहले एक चेक होता है ट्रुंकेटेड चेक। अब ट्रुंकेटेड चेक क्या होता है, बेसिकली आपने देखिए चेक डिपॉजिट करने की मशीन देखी आपने, चेक डिपॉजिट मशीन देखी है क्या आपने दोस्त? है चेक डिपॉजिट मशीन देखिए। देखिए चेक अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए तो वेल एंड गुड। देखो चेक की मशीन क्या होती है, चेक एटीएम, जैसे एटीएम मशीन होती है ना, जैसे चेक डिपॉजिट मशीन भी होती है। उसमें क्या होता है, आपको चेक लेना है, उस मशीन के अंदर डालना है, और मशीन क्या करता है, उसमें आपका एक मशीन उसको प्रिंट कर लेता है, उसी की सेम प्रिंटेड कॉपी आपको पकड़ा देता है रिसिप्ट के तौर पर। तो मशीन के अंदर रिसिप्ट कैसे मिलती है, मशीन में आप चेक डिपॉजिट कराओगे, जैसे आप चेक मशीन में डिपॉजिट करोगे आपका नाम आ जाएगा, आपको कंफर्म करना होगा, आप कंफर्म कर देते हो कि हाँ ये पैसा मुझे डिपॉजिट करना है। मशीन में चेक डाला, चेक मशीन में अंदर गया, सामने स्क्रीन पे नाम आ गया कि हाँ ये नाम है, इस अकाउंट से इस अकाउंट में जाएगा, कंफर्म करा, और फिर वहां से एक पर्ची आएगी। पर्ची क्या होगी, चेक की प्रिंटेड कॉपी। चेक ही जाएगा, जो चेक आपने डाला था ना उसी का स्कैन करके प्रिंट कर देगा मशीन, और वो कॉपी बाहर निकाल देगा, वही चेक मिल जाएगा, वो प्रिंटेड कॉपी में मिल जाएगा। उसको ट्रंकेटेड चेक कहते हैं, जो प्रिंटेड कॉपी में आपको मिलता है, इस तरीके से मिलता है वो। ऐसे चेक अंदर जाएगा, ये ओरिजिनल चेक अंदर जाएगा, और उसकी कॉपी निकल कर बाहर आ जाएगी, प्रिंटेड कॉपी, उसको ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है, आजकल ऐसी सुविधा दे दी है बैंक ने कि आप घर बैठकर चेक इशू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग खोलो, नेट बैंकिंग में ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक का। नेट बैंकिंग में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको चेक इशू करना है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के चेक इशू कर दो, घर बैठकर चेक से पेमेंट करने का इशू कर दो, कि चेक इशू हो जाएगा घर बैठकर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू चेक इशू करते हैं तो आपकी फिजिकल फॉर्म में तो कोई चेक है ही नहीं, ये तो फिजिकल फॉर्म में मिला, ये आपका फिजिकल फॉर्म में है, ये वाले सारे चेक फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं आपको, फिजिकली आप इसको टच कर सकते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। आप नेट बैंकिंग ऑन करिए अपनी, है ना, इंटरनेट बैंकिंग ऑन करिए अपने अकाउंट की। अकाउंट में बहुत सुविधा मिल गई आज के टाइम पे, इंटरनेट बैंकिंग ऑन करो, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, उसमें एक ऑप्शन में होगा चेक इशू करने का। जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग से चेक इशू करते हैं तो उस चेक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक कहा जाता है। सिंपल है, ये है सर इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है। स्टेल चेक क्या होता है, स्टेल चेक क्या होता है, देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप आज चेक इशू कर रहे हैं ना, तो आज चेक इशू करने में आपको पता है वो चेक 3 महीने तक वैलिड होता है। मान लो 1 जनवरी को मैंने चेक इशू करा, तो जनवरी पूरा आप जाके डिपॉजिट करा लो, फरवरी डिपॉजिट करा लो, मार्च एंड तक डिपॉजिट करा लो, 3 महीने तक वो चेक वैलिड होता है, 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। जैसे 1 अप्रैल आएगी वो चेक बेकार हो जाएगा और बैंक उस चेक को लेने से मना कर देगा और लेकर फाड़ फूड़ के फेंक देगा आपका। कोई भी चेक पर अगर आप डेट लिख देते हो, उस डेट से लेकर 3 महीने तक वो चेक वैलिड होता है। जैसे ही वो डेट एक्सपायर हो जाती है तो वो चेक बन जाता है स्टेल चेक। क्या बन जाता है वो, स्टेल चेक। इन इंडिया इफ चेक इज नॉट प्रेजेंट टू द बैंक विद इन 3 months फ्रॉम द डेट रिटर्न ऑन द चेक इज नोन एज स्टेल चेक।
अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो वो चेक क्या हो जाएगा, स्टेल चेक हो जाएगा। ठीक है जी। तो यह जो आपकी डेट होती है ना, इस डेट से 3 महीने तक वैलिड होता है। जैसे आपने 3 महीने खत्म हुए तो ये क्या बन जाएगा, अब स्टेल चेक बन जाएगा, अब ये कोई काम का नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड क्या होता है? इफ एनी चेक इशूड बाय अ होल्डर टू द पे फॉर अपकमिंग विड्रॉन डेट then that types of check is known as post dated check. If any check issued by the holder to the pay, मान लो मैं होल्डर हूं चेक का और आप पे हो, आपको पैसा मिलना है, तो मैं होल्डर हूं, मैंने आपको चेक इशू करा फॉर अपकमिंग विड्रॉन। अपकमिंग विड्रॉन का मतलब कि आपने फ्यूचर डेट के लिए करा, आपने अभी के लिए नहीं करा, आगे की डेट। आप कह रहे हो कि यार मुझे अभी मैंने आपको बोला अभी पैसे कब चाहिए आपको, वो कह रहा मुझे 1 महीने बाद चाहिए, तो मैंने आपको 1 महीने बाद की डेट डाल दी, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। आज आप चेक इशू कर रहे हो पर डेट आपने चेक पे 1 महीने बाद की लिखी है। ठीक है, मान लो आज दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का महीने ही मैंने चेक इशू करा तो जनवरी की डेट डाल दी 1 जनवरी, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ये लो जी, चेक खत्म हो गए। मैंने आपको दोनों बता दिए, बियरर चेक, ऑर्डर चेक समझा दिया। क्रॉस चेक में जनरल चेक और स्पेशल चेक, इसको बात करते हैं। क्रॉसिंग चेक में मैंने आपको समझाया ना, क्रॉस कैसे लगता है। क्रॉस इज दो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन होती है, दो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन होती है और किसी भी चेक में किसी भी जगह पर आप पुट कर दो, बट क्योंकि बहुत टाइम से एक ही जल्दी आ रही है कि किसी भी चेक के राइट साइड पर 2 पैरेलल लाइन खींच दो, यहां पर खींचते हैं। और आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि देखिए बीच में 2 ट्रांसवर्सल लाइन खींचोगे पैरेलल लाइन, तो उससे कोई चेक खराब नहीं होगा। डेट पे फेंको, डेट पे खींचोगे, इस कोने पे क्या डाल दिया, इस कोने पे डाल दिया, इस कोने पे डाल दिया, तो खराब नहीं होगा, आपको कोई बैंक बना नहीं कर सकता। बट यहां कोने पे इसलिए करते हैं, यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, तो यहां पर डालना थोड़ा सेफ रहता है। अब हमने कहा भाई कितने टाइप के चेक होते हैं, तो आपने कहा एक होता है ओपन चेक, एक होता है क्रॉस चेक। तो 2 टाइप के चेक होते हैं, एक ओपन चेक और एक क्रॉस चेक। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के चेक होते हैं, पर हमारी बुक ने 2 टाइप के चेक को डिफाइन करा, एक ओपन चेक हो गया और एक क्रॉस चेक हो गया। ओपन चेक के अंदर बियरर और ऑर्डर दोनों का मतलब आपको पता है, और क्रॉस चेक के अंदर स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग। तो अब ये जनरल चेक और स्पेशल चेक वाला, जनरल क्रॉसिंग चेक और स्पेशल क्रॉसिंग चेक क्या होता है? मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग 2 डायगोनल या ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ चेक ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ द चेक। जब 2 ट्रांसवर्सल लाइन या 2 डायगोनल लाइन, पैरेलल डायगोनल लाइन या पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन चेक के लेफ्ट कॉर्नर में, अच्छा ये लेफ्ट है ना, हाँ चेक के राइट कह रहा हूं, राइट तो ये हो गया, लेफ्ट कॉर्नर पे चेक के 2 ट्रांसवर्सल लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्रॉसिंग ऑफ द चेक कहते हैं। In other words, a cross check is one who has 2 transversal parallel line। हमने कहा भाई क्रॉस चेक कौन सा चेक होता है, तो आप कहना ऐसा चेक जिसके अंदर 2 ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन होती है, वो क्रॉस चेक होता है। वो किस जगह भी हो, बट लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग क्या करते हैं, एक ही चलन चला रखा है, कस्टम जो चलता हुआ आ रहा है कि लेफ्ट कॉर्नर पे 2 ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन लाएंगे तो क्रॉस चेक माना जाएगा। इसके बाद इस क्रॉसिंग करने का उद्देश्य क्या है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे आप क्रॉसिंग करते हो तो आपको चेक जैसे बैंक के काउंटर में जमा कराओगे तो आपको कैश में पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अकाउंट में मिलेगा। ये एक सेफ साइड कर देता है, सेफर साइड कर देता है कि अगर मान लो कल को ये चेक खो जाता है, मेरे पे एक चेक है, आप पे एक चेक है, आपका कल को ये चेक खो जाता है और किसी और को मिल जाता है, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होगा कि जो भी चेक से पैसा निकालेगा वो कैश तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो क्रॉसिंग कर चुका हूं, तो वो कहीं ना कहीं अकाउंट में निकलेगा, तो पकड़े जाने के चांस उसके हो सकते हैं। तो क्रॉसिंग आपको सेव कर देता है ऑर्डर और बियरर से। क्रॉसिंग करके ही चेक इशू करना चाहिए हमेशा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग इज टू गिव प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड टू द ओनर ऑफ द चेक। बिल्कुल सही बात। द क्रॉस चेक कैन नॉट बी पेड अक्रॉस द काउंटर। क्रॉस चेक को कभी भी काउंटर में पे नहीं किया जाता, बट इट शुड बी पेड ओनली थ्रू एन अकाउंट विद एन बैंक। बैंक अकाउंट में ही इसको ट्रांसफर करा जाएगा, इसका पैसा कैश काउंटर में कैश नहीं दिया जाएगा। विच में बी आइदर ड्रॉर, बैंकर और आर डिफरेंट ग्रुप। इट इज बी यूटिलाइज, इट कैन बी ट्रेस वेरी इजिली एंड द फ्रॉडलेंट पर्सन कैन इजिली बी डिडक्टेड। है ना, सेम जो चीज मैंने आपको बोली वही चीज है कि अगर क्रॉसिंग नहीं करते
तो कोई भी चेक मेरा खो गया तो किसी ने मिल गया, किसी को, उसने पैसा कैश निकाल सकता है। वो क्रॉसिंग करने से वो कैश तो नहीं निकाल पाएगा, अकाउंट में लेगा, जिससे हमें आसानी होगी कि अगर हमारा मान लो कल को खो गया और किसी ने पैसा निकाल भी लिया तो किसी न किसी के अकाउंट में तो निकाला ही होगा, क्रॉसिंग करा था मैंने, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जा सकता है उसके अकाउंट से। उसकी एड्रेस निकाल लो, बैंक के पास सारा एड्रेस होता है। एक होती है जर्नल क्रॉसिंग, एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। अब जनरल क्रॉसिंग क्या है? कहता है टू ट्रांसवर्सल लाइन आर एसेंशियल लाई ऑन अ जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में कुछ नहीं होता, चेक होगा, लेफ्ट कॉर्नर में दो ट्रांसवर्सल लाइन डाल दो, दैट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। उसमें कुछ मत लिखो, उस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में कुछ मत लिखो, जनरल क्रॉसिंग हुई। सिंपल, कैश के लिए रिस्ट्रिक्शन कर दो बस, वो जनरल क्रॉसिंग है। जैसे कि मेरे पे चेक है और मैंने चेक के साइड में दो ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी, दैट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। उसके अगर आप अंदर कुछ लिख रहे हो तो वहां से स्पेशल क्रॉसिंग चालू हो जाएगी, और उसका मतलब अलग अलग क्रॉसिंग का अलग अलग मतलब है। ठीक है जी। जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ ये कहा कि ट्रांसवर्सल लाइन डाल दो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। द टू ट्रांसवर्सल लाइन आर एसेंशियल, ये जरूरी है, ये होना चाहिए जनरल क्रॉसिंग में। अगर मैं कोई भी क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग तभी कहूंगा जब दो चेक के अंदर, वो चेक के अंदर दो ट्रांसवर्सल लाइन हो। द लाइन शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड प्रिंटेड लेटर और अ नंबर और एनी सच रिटन मैटर। आप देखेंगे किसी भी चेक के अंदर हम लास्ट कोने पे लाइन क्यों डालते हैं? इधर मैं इसलिए डालता हूं, ये देखो यहाँ तो अभी कोने पे है, जब अब नई चेक जो आने लगी है उसके थोड़ा साइड में होता है, यहाँ पर जगह होती है तो यहाँ डालते हैं। ये कहा कि भाई ऐसी जगह ट्रांसवर्सल लाइन मत डालिएगा जहां पर कहीं लेटर लिखा हो जिससे वो लेटर मिट जाए। भाई आप अगर डेट पे यहाँ पर डाल दोगे दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके ऐसे डाल दोगे तो कुछ लेटर कट सकते हैं भाई उस लाइन से। तो ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे लेटर, नंबर या ऐसा कोई चीज ना कटे, है ना। तो नॉट ऑक्यूपाई प्रिंटेड लेटर और नंबर और एनी सच रिटन मैटर ना हो। द लाइन आर जनरली ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जनरली है, एसेंशियल तो नहीं है, जनरली आपकी मर्जी है, यहां कर लो, पर करना उस जगह जहां पर कोई भी प्रिंटेड लेटर या नंबर या कोई भी ऐसी चीज, सब्जेक्ट मैटर खराब ना हो। द वर्ड कंपनी और सीओ मे बी रिटन बिटवीन द ट्रांसफर लाइन बट दिस वर्ड आर नॉट कंपल्सरी, द क्रॉसिंग इटसेल्फ सफिशिएंट। अगर आप कंपनी लिख रहे हो तो कंपनी के अकाउंट में ही जाएंगे भाई। किसी कंपनी को आपने इशू करा तो अगर लिख दिया कंपनी तो किसी जनरल पर्सन के अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो कंपनी लिख दिया ना। अगर ट्रांसफर लाइन के बीच में आपने दो ट्रांसफर लाइन खींची और उसके बीच में लिख दिया सीओ डॉट या फिर पूरा नाम लिख दिया कंपनी, ठीक है जी, कंपनी का नाम ही लिख दिया, तो आपके वो अकाउंट में कौन से अकाउंट में जाएंगे? सिर्फ कंपनी के अकाउंट में जाएगा और कंपनी का करंट अकाउंट होगा, बस पर्सन के अकाउंट में नहीं जा सकता। और सेव करने के लिए, बट ये कंपलसरी नहीं है, बस अगर आप क्रॉसिंग कर देते हो सफिशिएंट है। द वर्ड नॉट नेगोशिएबल मे बी एडेड टू द क्रॉसिंग बट दे देमसेल्फ आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्रॉसिंग। ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं आप, क्रॉसिंग में नॉट नेगोशिएबल ले सकते हैं। अब इसका मतलब समझाऊंगा कि जब दो ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में नॉट नेगोशिएबल होता है तो क्या मतलब होता है। बाकी जनरल क्रॉसिंग तो आप यहां तक लिखिए कि जनरल क्रॉसिंग वो क्रॉसिंग है जिसमें दो ट्रांसवर्सल लाइन हो, वही एसेंशियल है। उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी जनरल क्रॉसिंग मानी जाएगी और वो सफिशिएंट है। कैश रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिस पर्सन का नाम लिखा होगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में ऐसा क्या होता है? टू पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन आर नॉट एसेंशियल। ट्रांसवर्सल लाइन जरूरी नहीं है, क्या फिर क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? द नेम ऑफ द बैंक शुड बी मेंशन विद और विदाउट क्रॉसिंग। देखिए एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल मतलब ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। स्पेशल क्रॉसिंग में हमने ये नहीं कहा कि ट्रांसवर्सल लाइन डालनी ही नहीं है। बच्चा ये समझने लग जाता है कि जनरल क्रॉसिंग में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, पैरेलल लाइन, और स्पेशल में नहीं होती ना। स्पेशल में ऑप्शन दिया है, अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो तब भी हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखना जरूरी, इधर सब्जेक्ट मैटर जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि भैया नेम ऑफ द बैंक लिख लो, या बैंक इटसेल्फ कंसीडर स्पेशल क्रॉसिंग, या बैंक खुद कर ले। कैसे? अभी बताऊंगा आपको। द नेम ऑफ द बैंक शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर। द नेम ऑफ द बैंक एंड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल या अकाउंट पे ओनली और पे ओनली मे बी मेंशन। अब देखिए बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। आपने एक चेक एक होता है अकाउंट पे क्रॉसिंग, और सेव करने के लिए ये चेक हो गया। अब आपने दो लाइन डाल दी और यहां डाल दिया अकाउंट पे। अकाउंट पे का क्या मतलब हुआ? यहां पर आप अकाउंट पे लिख दो,
फिर आपने 2 ट्रांसवर्सल लाइन खींची और इसमें लिख दिया अकाउंट नंबर। यहां पर आपने पूरा अकाउंट नंबर लिख दिया जिसके अकाउंट में डालना था। ठीक है जी, ठीक है, ये कर लिया। ये हो सकता है अकाउंट पे और अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब है, इस वाले इसका मतलब है जो अकाउंट नंबर यहां लिखा हुआ है उसी अकाउंट में जाना चाहिए और किसी अकाउंट में नहीं। तो ये चेक उस अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट नंबर को यहां लिखा होगा, पर यहां पर तो कोई अकाउंट नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए इन द प्रेजेंट डे ट्रांजेक्शन वी फाइंड अकाउंट पे एंड अकाउंट पे ओनली ऑन द चेक। ये दोस्तों लोगों ने बनाया है, ठीक है, ऐसा कोई लॉ में डिफाइन नहीं करा। देखो यहां पर लिखा भी है अदर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग विच आर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट आर प्रेजेंट इन अ यूसेज मतलब लोग यूज कर रहे हैं, आर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, ये सब चीजें लोग यूज कर रहे हैं और बैंक भी इसको एग्री कर रहा है। तो लोग चला रहे हैं, चलन चल रहा है, लॉ में कहीं नहीं लिखा है कोई चीज, बैंक चल रहा है, लोग चला रहे हैं इस चीज को, अकाउंट पे लिख रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल दे रहा है, कोई कुछ भी डाल दे रहा है। ठीक है, तो अकाउंट पे फिर बारे में बता दिया भाई अकाउंट पे क्या होता है। आजकल के टाइम में प्रेजेंट डे में ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, लोग क्रॉसिंग के बीच में अकाउंट पे लिख दे रहे हैं। इट हैज डेवलप्ड इन अ ट्रेड इन अ कॉमन टू यूज। देखो क्या लिखा है, इट हैज डेवलप इन ट्रेड एंड इन कॉमन टू यूज। भाई ये डेवलप हुआ व्यापारों से, लोग व्यापार कर रहे हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, चेक को सेव करने के लिए लोग अकाउंट पे लिख दे रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं उस क्रॉसिंग के बीच में, ट्रांसफर लाइन के बीच में। पर ऐसा कहीं एक्ट ने डिफाइन नहीं करा, लोगों ने कहा तो एक्ट ने बता दिया भाई देखो ऐसा है, दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेक बिटवीन टू ट्रांसफर लाइन के बीच में लिख देना है, बट देयर इज नो लॉ मेंशन। लिखा है यहां पर कि लॉ ने ऐसा कोई मेंशन नहीं करा इन दिस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग आइदर इन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट और ग्रेट ब्रिटेन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट ने, ना कोई अदर एक्ट ने, है ना कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने इंडिया का। ठीक है, नहीं ब्रिटेन में चलता है बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट और इंडिया में चलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दोनों में कहीं पर नहीं मेंशन करा गया कि क्रॉसिंग के बीच में अकाउंट पे लिख दो तो ज्यादा सेफर माना जाता है। बट इस टर्म का मतलब क्या निकाला लोगों ने, द टर्म मींस दैट अकाउंट शुड नॉट बी पेड ऑन काउंटर, अकाउंट शुड नॉट बी पेड ऑन काउंटर बट शुड बी क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे ओनली। मतलब वही है जो क्रॉसिंग का था। मतलब आप देखिए लोग कितने बेवकूफ है, मैं नहीं लिखता कभी भी अकाउंट पे ही, लोग कितने बेवकूफ है। ये यहां पर अगर आप 2 ट्रांसफर लाइन खींचते हो तो इसका मतलब क्या है कि कैश में नहीं मिलेगा, अकाउंट में ही जाएगा सिर्फ, इसका मतलब ही वही है, अकाउंट में जाएगा। अबे भाई लिखने की क्या जरूरत थी, दोनों का मतलब तो सही है, सिर्फ ट्रांसफर लाइन ही खींच दो, इसका मतलब ये है कि कैश नहीं मिलेगा, अकाउंट में मिलेगा, अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट नंबर लिखा होगा बैक के पीछे, मतलब जो अकाउंट नंबर आपने दिया होगा जिस अकाउंट में चेक को भेजना है पैसा उसी में जाएगा। आपने अकाउंट पे लिख के क्या उखाड़ लिया अलग से, सेटिस्फैक्शन मन की वेरिफिकेशन कि कह रहे भाई अकाउंट में डालना, अरे पहले भी इसका मतलब ही क्रॉसिंग कर दी, इसका मतलब ही अकाउंट पे है। बट अगर आप ऐसे करते कि आप ट्रांसफर लाइन नहीं खींचते और सीधा ले देते अकाउंट पे ही, आपने ट्रांसफर लाइन तो खींची नहीं है ना, स्पेशल क्रॉसिंग में ऑप्शन होता है कि ट्रांसफर लाइन क्लिक ड्रॉ कर दो या मत करो, तो आपने ट्रांसफर लाइन नहीं खींची सिर्फ अकाउंट पे लिख दिया, तो हाँ इसको लिखने में ये हो गया कि हाँ यहां पर कैश एक्सेशन हो गया, क्योंकि ट्रांसफर लाइन तो है नहीं, कैश एक्सेशन कर दिया अकाउंट पे लिखकर। ऐसा कर सकते थे आप कि आपने ट्रांसफर लाइन नहीं, पहला लाइन ड्रॉ करी सिर्फ अकाउंट पे लिख दिया, इसका मतलब है अकाउंट में जाएगा। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो कि ट्रांसफर लाइन भी खींच रहे हो फिर अकाउंट पे भी लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। सर ये है, हाँ इस वाले में क्या मतलब है, इस वाले में क्या मतलब है कि भाई जो अकाउंट नंबर आप यहां पर लिखोगे सिर्फ इसी में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, ये मतलब है इसी वाले अकाउंट नंबर में जाएगा जो यहां लिखा होगा बस। हालांकि इस वाले में भी क्या होगा, बैक इसके फ्रंट के इस चेक के बैक पेज में लिखा होता है अकाउंट नंबर, वहां चले जाएगा, ये जो पर्सन देगा उस पर चले जाएगा। बट इस वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, मान लो ये चेक कल को खो जाता है, इन ये दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है, या तो आप डॉट ट्रांसफर लिख दो या अकाउंट पे लिख दो, बात बराबर है, अकाउंट में जाना, दोनों का मतलब है अकाउंट में डालो कैश मत दो। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब है यही वाला अकाउंट नंबर बनना। मान लो कल को मैं अकाउंट पे ही लिख कर ये वाला चेक आपको देता हूं और आपके हैंड से खो जाता है और किसी और को मिल जाता है सेम नाम वाला आपका, मैंने बोला कि अंकित शर्मा को देना है और अंकित शर्मा को ही मिल जाता है आपका चेक खोया हुआ, अंकित शर्मा पैसा निकाल लेगा बैंक से, कैसे निकालेगा, आपके किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, क्योंकि चेक ही तो लिखा है। अगर आपने चेक के पीछे अकाउंट नंबर नहीं लिखा हो तो सिर्फ आपने चेक इशू करा और चेक मैंने चेक इशू करा, मैंने कोई अकाउंट नंबर नहीं लिखा, मैंने कहा आप लिख लेना, मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ऐसा करना जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो डिपॉजिट करने के लिए आप, मैंने तो अपनी साइन कर दिया, मैंने अमाउंट लिख दिया, अब किस अकाउंट में डालना है वो तो आप ही लिखोगे, तो चेक के पीछे लिख देना अपना अकाउंट नंबर कि भाई इस नाम के पर्सन में डालना है, नाम तो मैंने चेक में आपका लिख ही दिया है,
अंकित शर्मा करके नाम मैंने, मान लो आप अंकित शर्मा हो, मैंने आप अंकित शर्मा डालकर नाम तो लिख दिया है, बट पीछे अकाउंट नंबर आप डाल देना किस अकाउंट में आपको डालना है, ठीक है ना। ठीक है, आपका चेक हो गया, पीछे कुछ नहीं लिखा था आपने, वो चेक हो गया, किसी और को मिल गया, तो वो अपना अकाउंट नंबर डाल के निकाल सकता है। हालांकि वो पकड़ा जा सकता है थोड़ी मेहनत करने पर वो मिल जाएगा। पर इस वाले में तो यहाँ मैंने आपका अकाउंट नंबर डाल ही दिया, मैंने आपको चेक दिया, मैंने चेक तभी दूंगा जब आप अपना अकाउंट नंबर बताओगे कौन से अकाउंट में डालना है। मैंने अकाउंट नंबर डाला, आपको अकाउंट नंबर यहाँ लिख दिया, तो बस अब आपको पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी लोगों ने बनाया है, ये भी लोगों ने बनाया है, ऐसा कोई नेगोशिएबल में है नहीं, ये भी लोगों ने यूज करके बनाया कि हाँ क्यों ना मैं पीछे के लोग यहीं लिख दूं अकाउंट नंबर, यहाँ डाल दो, तो अब पीछे को लिखा होगा मतलब नहीं, इस वाले अकाउंट में जाएगा जो है। ये लोगों ने बनाया हुआ दोस्तों, ये कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने नहीं बनाया, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब नाम से पढ़कर समझ में आता है कि हाँ अगर हम क्रॉसिंग के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिख देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग करिए, हम लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर करना, और नॉट का मतलब हो गया नहीं, तो मतलब ये चेक ट्रांसफर नहीं हो सकता, गलत। इसलिए यहां पर नाम से पढ़कर उसको मत समझो। नाम अगर अपन ने पढ़ लिया कि नॉट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफर करना, और नॉट मतलब होता है नहीं, तो ट्रांसफर ऐसा चेक जिसके चेक में बच्चा खुद ही दिमाग लगाता है, वो चेक जिसके बीच में ट्रांसफर्सल लाइन के बीच में लिखा है नॉट नेगोशिएबल, मतलब वो ट्रांसफर नहीं हो सकता फर्दर, ये गलत है। इसलिए मैंने पहली लाइन में लिख दिया द वर्ड नॉट नेगोशिएबल डज नॉट मीन नॉट ट्रांसफरेबल। अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं नॉट नेगोशिएबल, ट्रांसफर्सल लाइन के बीच में लिख रहा हूं नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब क्या है कि नॉट नेगोशिएबल लिखना, if it's so many and purpose of the check and its character of will of action will die. The transferability is a narrow term that the word negotiability. The check not transferable cross can only be transferred like any other check, but it give more protection than a general crossing and special crossing. It is warning to the pay and collecting the bank. Both of them should be careful in transaction of these types of check. मतलब क्या है बेसिकली, अगर आप सुनो, ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब क्या बना, ये चेक क्यों, ये चेक ना लोगों को वार्निंग दे रहा है। मान लो अगर आपको कोई चेक मिला और उस चेक के दो ट्रांसफर्सल लाइन में लिखा है नॉट नेगोशिएबल, क्या लिखा है नॉट नेगोशिएबल, तो ये वर्ड क्या कर रहा है, ये वर्ड अगर आपका लिखा है तो ये क्या कर रहा है, ये वार्निंग दे रहा है। किसको वार्निंग दे रहा है, आप बहुत कम देखोगे, ये वार्निंग देता है। किसको देता है वार्निंग, जो इस चेक को एक्सेप्ट कर रहा है उसको, मतलब पेई को, जिसको इसका पैसा मिलना है उसको, और बैंकर को, इशू करने वाले को नहीं। मान लो मैंने एक चेक दिया आपको और चेक में ट्रांसफर्सल लाइन के बीच में लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, अब इस चेक को मैंने आपको दिया, तो आप जब ऐसा चेक लो जिस चेक में नॉट नेगोशिएबल लिखा है, तो आप उसको देख समझ के लो, कहीं ये चेक किसके नाम का तो नहीं है, कहीं चोरी का तो नहीं है। क्योंकि नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये हुआ कि एक वार्निंग है कि भाई जांच पड़ताल कर लो, हो सकता है ये कहीं से चुरा के लाया हो सकता है मैं कहीं से चुरा के लाया हूं, तो ये चेक कर लो कि हाँ जो बंदा आपको चेक दे रहा है वो ठीक तो है। तो एक वार्निंग देता है और मोर प्रोटेक्शन देता है। इसमें क्या होता है, जब आप कोई चेक ऐसा मिल जाता है जिसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क हो सकता है कि यार कहीं से चोरी का चेक तो नहीं है, कहीं पाया तो नहीं था इस चेक को, कहीं से और से किसी का चेक तो नहीं मार कर मेरे को दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक वार्निंग देता है, किसको देता है, जो पेई है जिसको पैसा मिलना है उसको, और जो बैंकर है दोनों को। तो इसको क्या करता है, जो अगला बंदा जब लेगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा और सतर्क हो जाएगा, सतर्क रहे, है ना, वो नहीं कहता सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। The true owner is protected by these types of crossing more perfectly. If it is stolen, the finder cannot catch it so easily. The good title cannot be passed to him. He will be compelled to return it to the true owner. मान लो भाई मैंने लिखा ऐसा चेक मैंने आपको दिया जिसमें नॉट नेगोशिएबल था, ठीक है जी, नॉट नेगोशिएबल वाला चेक था। मैंने क्या करा, मैंने आपको एक चेक दिया, उसमें लिखा था नॉट नेगोशिएबल ट्रांसफर्सल लाइन के बीच में। आपने चेक लिया, आपका चेक खो गया, ठीक है, या मेरे से एक हो गया, मेरे आपको देने से पहले एक हो गया। मैंने वो चेक के ऊपर लिखा था नॉट नेगोशिएबल पैरेलल लाइन के बीच में, और वो चेक मेरे से खो गया, किसी और को मिला। अब वो कहीं पैसा निकाल ही नहीं सकता हूं, ना अकाउंट ट्रांसफर और ना कैश निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही वो बैंकर को दिखाएगा, बैंकर तुरंत मुझे कॉल करेगा कि भैया आपका चेक आया है, कहीं पर्सन लेकर आया है। क्योंकि बैंकर देखेगा नॉट नेगोशिएबल, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कॉल करेगा। या तो अगर मैं खड़ा हूं बैंकर के सामने कि हाँ मैं लेकर आ रहा हूं, तो बैंकर मुझे देखा मेरी फोटो, हाँ तुम ही हो यार, ये तो फिर तुम्हारे बैंकर, तो कोई दिक्कत। मैं से वो चेक हो गया, मैंने ऊपर लिखा था नॉट नेगोशिएबल, मेरे से वो चेक हो गया, आपको मिल गया, आप बैंक में जाकर पैसा निकाल दूंगा, मैं अकाउंट में निकालूंगा और भाग जाऊंगा। आप गए बैंक के पास, बैंक से बोला भाई ये लो चेक, बैंक ने देखा अच्छा अरे नॉट नेगोशिएबल का चेक है, तो मेरा नंबर मिलाएगा, हाँ जी भाई साहब
यार वो चेक आया आपका, नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं खो गया था क्या चेक आपका, कुछ हुआ है कुछ? अगर मैं कहूंगा नहीं 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 मैं नहीं भेजा है, वो मेरा ही दे दो, तो ठीक है बैंक वाला दे देगा। मैं कहूंगा हाँ हाँ खोया था, पकड़ लो उसको, फिर पकड़े जाओगे। तो यहां पर बैंकर और जो पेई है दोनों सतर्क रहते हैं कि भाई ऐसा चेक मुझे प्रोटेक्ट करता है, जो ट्रू ओनर होता है ना उसको प्रोटेक्ट कर लेता है कि हाँ अगर ये चेक मेरा खो भी जाएगा तो भाई कोई पर्सन ये चेक को मिल जाए तो वो चेक बैंक के पास जाएगा, तो बैंकर भी सतर्क हो जाएगा और एक बार मुझे कॉल करके पूछेगा कि हाँ तुमने ही भेजा है या कहीं इसे कहीं खो गया था तुम्हारा, तो मुझसे जरूर कंफर्म करेगा पेमेंट करने से पहले, है ना। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चेक है। तो कभी भी आप चेक इशू करोगे तो क्या इशू करना, नॉट नेगोशिएबल वाला, पर नॉट नेगोशिएबल वाला चेक लेना मत, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, थोड़ी सी जांच पड़ताल करी जाएगी, भाई आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, कहां से आए हो, एड्रेस दो, ये दो वो दो। नॉट नेगोशिएबल वाला चेक मत लेना, क्योंकि वो ट्रू ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना जो चेक इशू कर रहा है। अब अगर आप चेक इशू करोगे तो अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो नॉट नेगोशिएबल लिख देना, बाकी जाए देखी जाएगी। पर अगर मैं चेक लेने वाला हूं, नॉट नेगोशिएबल वाला मत लेना। तो कभी भी चेक नॉट नेगोशिएबल वाला मत लेना, क्योंकि उसमें आपकी जांच पड़ताल ज्यादा होगी। और अगर आप नॉट नेगोशिएबल, आप किसी को चेक इशू कर रहे हो तो नॉट नेगोशिएबल वाला चेक इशू कर देना, वो है ये, ठीक है जी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे जो ट्रू ओनर है जिसने चेक इशू करा उसको प्रोटेक्ट करता है कि अगर कल को वो चेक खो भी जाता है तो जिसने वो चेक चोरी करा या जिसको वो मिला वो चुपचाप मुझे वापस कर देगा, कहेगा भाई इसका यूज ही नहीं है, मेरे को कोई फायदा ही नहीं है इस चेक का। क्यों? क्योंकि वो पैसा निकाल ही नहीं सकता है ना अकाउंट ट्रांसफर कर सकता हो ना कैश, क्योंकि पहले में से पूछा जाएगा। अब तो हर चेक में हो गया ऐसे। रिसेंटली मैंने किसी को चेक दिया, मैंने कहा भाई ये लो एक चेक है, मेरे बैंक से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मैंने चेक दे दिया। तो चेक देने से पहले, वो 10,000 का चेक था मान लो, मैंने किसी को चेक दिया और वो चेक देने से पहले बैंक ने मेरे को कॉल कर दिया कि भैया आपका ही चेक लेकर आया है, सिर्फ क्रॉसिंग कर रही थी, जनरल क्रॉसिंग, तब भी कॉल आ गया मेरे पे। तो आज के टाइम पे बैंक क्या हो रहा है, ज्यादा सतर्क हो रहा है। बैंक कह रहा है भैया कोई भी आए चेक लेकर एक बार ट्रू ओनर से तो पूछना है। तो बैंक ने मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नंबर लिखा होगा वहां पर, नंबर था मेरा, कॉल घुमाया कि भैया आप कोई पर्सन आया है आपके चेक लेकर पेमेंट करनी है। हर बार जब भी कोई चेक होगा हर बार बैंक ट्रू ओनर को कॉल करेगा। ये हो गया। मेरे प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो वहां पर ये होता है, मुझे सरकारी बैंक का नहीं पता, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब का नहीं पता मुझे। आपके बैंक अब नियर बाई कौन सा बैंक है उनका भी नहीं। प्राइवेट बैंक में ये हो चुका है, आप 10,000 20,000 30,000 कोई भी चेक लेकर चले जाओ, जो जिसका वो चेक होगा ना उसको कॉल कर ले जाएगा, कॉल करके पूछेंगे कि भैया आपने भेजा है ना, या आपने चेक दिया ना, हाँ कंफर्म जरूर होगा, हाँ भाई मैंने दिया, तो देगा वो पैसे, अदरवाइज नहीं देगा, बुला के लाओ भाई ओनर को तभी। तो और लोग कैसे भी सतर्क हो चुके हैं, मतलब बैंक हर बार पूछ रहा है। मेरे प्राइवेट बैंक का बता रहा हूँ अपना, मेरे को हर बार कॉल आता है जब भी मैं क्या कहते हैं किसी को चेक इशू करता हूँ, वो जाता है पैसे निकालने जाता है मेरे बैंक में, बैंक वाला मुझे कॉल घुमाकर पूछ लेता है हाँ मैंने भेजा, हाँ भेजा, दे दो, तब देता हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है ये तो यार, अच्छी भी होना चाहिए कल को। अब ये डबल क्रॉसिंग क्या होती है? अब डबल क्रॉसिंग क्या होती है, मान लो आप एक चेक लिया, अब एक चेक आपने फाड़ कर दिया किसी को, मैंने आपको चेक दिया, आप गए बैंक पे, बैंक का कॉल आया मेरे पे कि भैया चेक आया है आपका, क्या आपको पेमेंट करनी है उसको? मैंने कहा हाँ करनी है। बैंक वाला आपको पेमेंट करने से पहले ना चेक में एक और बार क्रॉसिंग कर देता है। मतलब आपने चेक में क्रॉसिंग करी, आपने चेक में ऐसे क्रॉसिंग करी, तो बैंक वाला क्या करेगा, रेड पेन से, उनका रेड पेन होता है, उनके पास रेड होगा या कोई भी, तो ऐसे करके ना, ऐसे करके एक और क्रॉसिंग कर देगा। आपने एक क्रॉसिंग करी पहली नंबर की, फिर बैंकर एक क्रॉसिंग और करता है उस चेक को क्लियर करने के लिए कि हाँ ये चेक क्लियर हो चुका, डबल क्रॉसिंग करता है। तो ये दूसरी क्रॉसिंग होगी, इसको डबल क्रॉसिंग कहते हैं, क्योंकि पहली वाली तो आपने कर दी और दूसरी वाली बैंकर ने करी। जब वो चेक को क्लियर करेगा तो चेक क्लियर करते टाइम बैंकर भी एक और क्रॉसिंग करता है, जो आप चेक देते हो उसमें एक आपने कर दी और एक बैंकर करेगा, तो जो बैंकर वाली क्रॉसिंग है उसको डबल क्रॉसिंग कहा जाता है। जो बैंकर वाली क्रॉसिंग उसको क्या कहा जाएगा, डबल क्रॉसिंग कहा जाएगा। क्लियर है जी? तो पढ़िए, वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड may again cross it especially to another banker, his agent for collector is called double crossing. Where a check is crossed specially, अगर चेक आपने स्पेशली क्रॉस कर रखा है, the banker to whom it is crossed may again cross it, तो बैंकर क्या करेगा, अगेन इसको क्रॉस कर देगा, और जब बैंकर अगेन इसको क्रॉस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉसिंग कहते हैं। दिस इज ओनली इन केस ऑफ वेयर द सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग इज अलाउड बाय द एक्ट, that can be done only for the purpose of collecting that too by a banker only, therefore it is called double crossing and second special crossing. The private party are not allowed to utilize double crossing. मतलब मैंने क्रॉसिंग कर दी, अब आप कह रहे हो यार एक क्रॉसिंग से मजा नहीं आ रहा, एक और कर देते, आपने एक और कर दी,
आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता डबल क्रॉसिंग। कौन कर सकता है? सिर्फ बैंकर कर सकता है अपने हैंड पर। इसके बाद कहता है कौन कौन चेक को क्रॉस कर सकता है। मान लो मैं जो इशू करने वाला है, जब मैं आपको चेक इशू करूंगा तो मैं क्रॉसिंग कर दूंगा, मैं कर सकता हूं। जो चेक इशू करने वाला है वो ड्रॉर, जो चेक इशू करने वाला है वो चेक क्रॉस कर सकता है। दूसरा, मान लो मैंने आपको चेक इशू करा, मैं क्रॉसिंग करना भूल गया, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं मैं कर देता हूं, तो जो पेई है वो भी क्रॉसिंग कर सकता है। मैंने आपको एक चेक इशू करना है और मैंने आपको एक चेक इशू करा पर मैं क्रॉसिंग करना भूल गया, तो आपने क्रॉसिंग कर दी, 2 अंडरलाइन से क्या दिक्कत आ गई? तो आप भी क्रॉसिंग कर सकते हो। भाई मैंने आपको एक चेक इशू करा, मैं क्रॉसिंग करना भूल गया, आपने भी ध्यान नहीं दिया कि क्रॉसिंग हुई नहीं, आप बैंक पे चले गए, तो बैंक ने सेवर सेट करके खुद ही क्रॉसिंग कर दी आपके भी यहाँ पर, हमारे भी यहाँ पर। तो कौन कौन बंदा क्रॉस कर सकता है? ड्रॉर, पेई एंड बैंकर, तीनों। अगर मैं कर दूं तो और कोई नहीं करेगा, मैं करना भूल गया तो आपके पास ऑप्शन आता है आप कर दो, चेक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप कर दो, कहीं खो गया तो भाई चलो क्रॉसिंग कर देते, कैश तो नहीं निकाल पाएगा, क्रॉसिंग कर दी, आप कर सकते हो पेई। अगर आप भी भूल गए, आपने बैंक में जमा किया, तो बैंक वाला भाई क्रॉसिंग तो कर दो यार, अब कहेगा बैंक आपको नहीं देगा, खुद ही क्रॉसिंग कर देगा ब्लू पेन से, चलो ठीक है मैं कर देता। तो कौन कौन चेक को क्रॉस कर सकता है? ड्रॉर, पेई एंड बैंकर, तीनों। तो हु कैन क्रॉस द चेक? जनरली आप मेकर चेक, जो चेक का मेकर होता है ना वो क्रॉस करता है। इफ डज नॉट क्रॉस, अगर उसने क्रॉस नहीं करा, द होल्डर चेक, होल्डर ऑफ द चेक कैन क्रॉस इट, मतलब आप अगर होल्डर हो, आपको चेक दे रहा हूं तो आप करो। अगर आप भी भूल जाते हो तो फिर बैंकर में आल्सो भी क्रॉस, बैंकर क्रॉस कर दे। पर बैंकर जो क्रॉस करेगा वो पहली बार ही तो कर रहा है, क्योंकि मैं भी भूल गया आप भी भूल गए, तो बैंकर जो क्रॉस करा वो डबल क्रॉसिंग नहीं है, हर बार बैंकर के क्रॉस करने पर डबल क्रॉसिंग। एक बार क्रॉसिंग होने के बाद फिर बैंकर दोबारा क्रॉस करेगा, वो डबल क्रॉसिंग होगी। मैं पहली क्रॉसिंग करना भूल गया, आप भी पहली क्रॉसिंग करना भूल गए मेरे बिहाफ पर, तो बैंक कर देगा हमारे बिहाफ पर, ठीक है। उसको बोलते हैं हमारा हु कैन क्रॉस द चेक। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 125 द चेक वेयर अ चेक आर अनक्रॉस द होल्डर में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली। तो होल्डर चाहे तो उसको जनरली भी कर सकता है, स्पेशली। जनरली का मतलब क्या बताया हमने? जनरली का मतलब ये बताया कि भाई डबल अंडरलाइन डाल दो बस खत्म, ये होगा जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल का मतलब क्या है? उसमें अकाउंट पे लिख दो, उसमें कंपनी का नाम लिख दो, उसमें अकाउंट नंबर लिख दो, उसमें नॉट नेगोशिएबल लिख दो, तो लिख दो कुछ स्पेशल क्रॉसिंग। तो जो होल्डर है वो क्या कर सकता है? मैंने भाई सुनो, मैंने एक जनरल क्रॉसिंग करी, मैंने जनरल क्रॉसिंग करी, ठीक है, मैंने सिर्फ अंडरलाइन डाल दिया, आपने स्पेशल कर दी, उसमें अकाउंट नंबर डाल दिया, स्पेशल क्रॉसिंग हो गई, या अकाउंट पे ही लिख दिया। मैंने एक भी क्रॉसिंग नहीं करी, मैंने एक भी नहीं करी, तो आप जनरल भी कर सकते हो और स्पेशल भी कर सकते हो। तो होल्डर क्या क्या कर सकता है? एक होल्डर क्या है, कैसे कैसे क्रॉस कर सकता है? अगर पहले से जनरल क्रॉसिंग हो रखी है तो आपके पास स्पेशल क्रॉसिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर पहले से जनरल नहीं हो रही, खाली है, तो आप जनरल भी कर सकते हो और स्पेशल भी कर सकते हो। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो वेयर अ चेक इज क्रॉस जनरली, अगर चेक पहले से जनरली क्रॉस है तो फिर होल्डर जो आप हो, जिसको चेक मिलेगा, वो स्पेशल करेगा, स्पेशल ऐसा आना चाहिए था, ठीक है। वेयर अ चेक इज क्रॉस जनरली और स्पेशली द होल्डर में एड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। अगर चेक को स्पेशली क्रॉस करा हुआ, ऐसे करके क्रॉस कर रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस कर रखा है ना, और उसमें अकाउंट नंबर लिख रखा है, तो आप नॉट नेगोशिएबल वर्ड लगा सकते हो, सेफर साइड करने के लिए, बट नहीं लगाते लोग। वेयर अ चेक हैज क्रॉस स्पेशली, अगर चेक पहले से ही क्रॉस कर रखा है स्पेशली, द बैंकर टू होम इज क्रॉस में अगेन द स्पेशल द अनदर बैंकर फिर हिज एजेंट फॉर कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड डबल क्रॉसिंग। पहले से मैंने स्पेशल क्रॉसिंग कर रखी है, पहले से जनरल क्रॉसिंग करी है, फिर बैंकर दोबारा क्रॉस करा, तो डबल क्रॉसिंग हुई। तो अगर मैंने जनरल क्रॉसिंग कर रखा है, मेकर ने जनरल क्रॉसिंग कर रखा है, तो आप स्पेशल क्रॉसिंग कर सकते हो। अगर मैंने स्पेशल क्रॉसिंग कर रखा है तो फिर आप वर्ड चेंज कर सकते हो, वर्ड एड ऑन कर सकते हो, उसमें नॉट नेगोशिएबल लगा सकते हो। अगर मैंने स्पेशल कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो फिर बैंकर क्या करेगा? डबल क्रॉसिंग कर देगा। ये हो सकता है कि कौन कौन क्रॉस कर सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको पॉइंट? चलिए अब आ जाइए। तो सबसे पहले हमने सारा पॉइंट कवर कर लिया इस चैप्टर के, कुछ भी नहीं था चैप्टर के अंदर, कॉन्सेप्ट छोटा सा था, बट यहां पर मेन जो आता है ना वो है आपके पास कि आप चेक क्लियर करने का प्रोसेस क्या है। देखिए चेक क्लियर करने का प्रोसेस आपको नेट पे मिल जाएगा, वैसे मैं अलग से भी लिखवा देता चेक क्लियरिंग प्रोसेस, पर यहां पर इमेज में मिल जाएगा, तो मैं उसमें कर देता हूं चेक क्लियरिंग प्रोसेस, यहां पर मैं इमेज में ले देता, सिंपल वाला ढूंढता हूं कोई। दिख रहा है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई बढ़िया वाला ढूंढ दो, समझाना ही तो है।
ये तो पता नहीं कितना बड़ा बना दिया उन्होंने। सिंपल सा लॉजिक है। मिल जा भाई मिल जा। चलो मिल नहीं रहा, कोई सही से नहीं मिल रहा भाई। यूट्यूब पर से सर्च करूंगा, यूट्यूब पर सर्च कर लो कह रहा है ये। हाँ ये तो ढूंढ रहा था मैं। यूट्यूब पर क्यों सर्च करेंगे यार, हद हो गई। हम ही यूट्यूब है, यूट्यूब पर ही पढ़कर समझना था तो क्लास के लिए तुमने, बेवकूफ। अब ढूंढो उसको, कहाँ सेव कर दिया था मैंने वो। अरे यार हद हो गई, हद हो गई। एक काम और कर सकते हैं, मैं तो टेक्नोलॉजी भूल ही गया हूं यार। एक यहाँ पर ऑप्शन था यार। चलिए आ जाइए, कॉपी हो गया बड़ी मुश्किल से। कसम से मैं ही बना देता इतना। देखिए क्लियरिंग प्रोसेस क्या है, लास्ट पॉइंट है, जरा ध्यान सुन लियो क्लास का, नहीं उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है ना। क्लियरिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, आप बैंक में जाओगे, चेक डिपॉजिट करोगे। मान लो मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया और आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, ठीक है ना। तो मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में, आपका एसबीआई में है। तो मैंने अपने बैंक अकाउंट का चेक दिया होगा आपको, और वो चेक आपके अकाउंट में कैसे आएगा, ये खेल है पूरा। इसको बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस, चेक क्लियरिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है भाई। आईसीआईसीआई बैंक मेरा है, या मान लो मेरा एचडीएफसी बैंक है, और मैं एचडीएफसी बैंक आपको चेक दे रहा हूं, तो फिर आपके एसबीआई अकाउंट में कैसे आएगा वो चेक, क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, वो एसबीआई अकाउंट में चले जाता है। तो आइए, तो पहले मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का चेक दिया, तो आप गए, तो आप ये चेक लेकर कहां पहुंचे, आपने वो डिपॉजिट करा वो चेक कहां पर, वो चेक डिपॉजिट करा आपने अपने एसबीआई बैंक में जाकर आपने डिपॉजिट कर दिया। कहां डिपॉजिट करा, एसबीआई बैंक में, जिस पर आपका अकाउंट था वहां डिपॉजिट करा। अब एसबीआई बैंक क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, और स्कैन करके एसबीआई अपने हेड ऑफिस में भेजेगा। वही चेक आपको क्या बचेगा। क्यों पता है आपको 3 दिन क्यों लगता है चेक क्लियर करने में, ये क्लियरिंग प्रोसेस 3 दिन का है। सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको एचडीएफसी बैंक का चेक दूंगा, आप वो चेक लेकर जहां पर आपका अकाउंट है ना एसबीआई में, वहां जाओगे और वहां जाके वो चेक डिपॉजिट करोगे। चेक डिपॉजिट करने के बाद अब आपका काम खत्म हो जाता है, 3 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब आगे का प्रोसेस बैंक का होता है। बैंक क्या करता है, ये चेक क्या करेगा, वो चेक देगा अपने हेड ऑफिस में। तो एसबीआई बैंक में हमने चेक डिपॉजिट करा था, तो एसबीआई बैंक ही के हेड ऑफिस में वो ट्रांसफर कर देगा वो चेक। क्या करेगा, पहले आप एसबीआई बैंक के नियर बाई ब्रांच में जाओगे, तो एसबीआई बैंक में ब्रांच डिपॉजिट करा आपने चेक, आप घर आ गए। अब ब्रांच क्या करेगा, ये वाला ब्रांच अपने मेन हेड ऑफिस में चेक को डिपॉजिट कराएगा। अब मेन हेड ऑफिस क्या करेगा, इस चेक को लेगा, और इस चेक को लेगा एक क्लियरिंग हाउस होता है, चेक क्लियरिंग करने का क्लियरिंग हाउस होता है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको। वहां जाके, जिससे आरबीआई कह लो आप, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है ना, तो वहां चले जाएगा। ये क्लियरिंग हाउस बोलते हैं उसको, चेक क्लियर कराने का जो हाउस होता है उसको क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। आरबीआई भी कर सकता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक करते हैं। तो ये वहां जाएगा, वहां जाने के बाद अब ये सेंट्रल बैंक बेसिकली करेगा कि ये देखेगा कि एसबीआई ने एक चेक भेजा है, और ये चेक है एचडीएफसी बैंक के पास। अब एसबीआई बैंक, ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ये जाएगा कहां पर, ये क्लियरिंग हाउस बोलते हैं जहां पर चेक क्लियर होते हैं। तो ये बोलेगा कहां पर, ये भेजेगा एचडीएफसी के हेड ऑफिस में। एचडीएफसी क्या भेजेगा, हेड ऑफिस में, ठीक है जी। तो मान लो सेंट्रल बैंक के पास पहुंचा, एसबीआई बैंक की ब्रांच से पहले हेड ऑफिस में आया एसबीआई के हेड ऑफिस में आने के बाद एसबीआई ने सेंट्रल बैंक की तरफ भेजा, क्लियरिंग हाउस भेजा जहां चेक क्लियर होते हैं। फिर वहां से एचडीएफसी बैंक के हेड ऑफिस में गया, एचडीएफसी बैंक के हेड ऑफिस से चेक कहां पहुंचा, एचडीएफसी के ब्रांच में।
अब आपने देखा होगा सारी ब्रांच एक जगह होती है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आपने देखा होगा जहां भी आप जाओगे तो बैंकों की ब्रांच नियर बाई होती है, हर जगह होती ही नहीं होती। जिस एसबीआई ब्रांच में आपने, जिस जगह के एसबीआई ब्रांच में आपने ये चेक डिपॉजिट कराया था, वहीं पर आसपास एचडीएफसी बैंक भी होगा। एचडीएफसी उस ब्रांच पर आ जाएगा और ये ब्रांच इनको पैसे ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये ब्रांच इनको पैसे ट्रांसफर कर देगा या फिर सीधा सीधा ये ब्रांच क्या करेगा, अकाउंट ट्रांसफर कर देगा, सीधे सीधे क्या अकाउंट है आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा। ऐसे आता है पैसा। भाई मेरा एचडीएफसी का चेक आप एसबीआई में डिपॉजिट कराओगे तो एसबीआई वाला आपको क्यों पैसा देगा? एसबीआई वाला चेक घुमाकर किससे मांगेगा? एचडीएफसी से, और एचडीएफसी पैसा एसबीआई को देगा, फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऐसा ये है प्रोसेस क्लियरिंग चार्जेस का। तो पहले आप एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक के ब्रांच में डिपॉजिट कराओगे, एसबीआई ब्रांच अपने हेड ऑफिस को देगा, हेड ऑफिस सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस को देगा, क्लियरिंग हाउस पे एचडीएफसी के हेड ऑफिस को देगा, एचडीएफसी के हेड ऑफिस पे नियर बाई ब्रांच पे जाकर और ब्रांच से फिर ट्रांसफर होगा पैसा, मेरा अकाउंट से पैसे कट के फिर आपके अकाउंट में आएगा 3 दिन बाद। ये है पूरा 3 दिन का प्रोसेस। आया समझ में? क्लियर हो गया जी? बस तो खत्म हो गया सर, यहाँ पर क्लियर हो गया, तो खत्म हो गया सर यहाँ पर हमारा आज की क्लास। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।